एटॉमिक स्ट्रक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अच्छा टॉपिक है ही, लेकिन इसको पढ़ने में भी मजा आने वाला है। दिस इज द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ एटम। किस तरीके से एटम की जो थ्योरी है इवॉल्व होती हुई आई है, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने क्या क्या अपने कंक्लूजन्स दिए, उन सभी को हम कहानी के जरिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सबसे पहले इन दी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सबसे पहले इंडियन फिलोसोफर और ग्रीक फिलोसोफर ने अपने ओपिनियंस दिए थे और इन्होंने ये बोला था कि जो मैटर होता है उसको अगर अपन फर्दर डिवाइड करें तो अल्टीमेटली एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, और इसी पार्टिकल को अपन बोलते हैं एटोमियो। ये एटोमियो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। क्या इन थ्योरीज के कोई टेक्निकल एविडेंस थे सर? नहीं सर, इन थ्योरीज का कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस या टेक्निकल एविडेंस नहीं था। ये सिर्फ एक थॉट था और ओपिनियन था, और इसको फर्दर कुछ टाइम बाद एक्नॉलेज करना बंद कर दिया गया, या मैं कह दूं इस थ्योरी को फर्दर ही डिस्कार्ड कर दिया गया। With the advancement of science and technology, new scientists came up with the new experiments, और उनके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स ने नए नए डिफरेंट हमें एटॉमिक मॉडल्स दिए। उन्हीं साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जो कि टीचर थे, और जॉन डाल्टन ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए उन ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड पे एक अपनी थ्योरी दी, दैट इज नॉन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम समराइज करें तो उसका सार था दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल नॉन एज एटम। लेकिन दिस वाज आल्सो फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर सर बात करें, और आपने अभी वर्ड लिया डिस्कवरी, तो मेरे एक दिमाग में एक नई चीज आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्कवर करा था जे थॉमसन ने, और इसको डिस्कवर करा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की मदद से। अगर मैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो यहां पर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का आपको डायग्राम गिवन है, और इस एक्सपेरिमेंट करने पर इन्होंने फाइनली कंक्लूड करा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जिसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर मैं यहां पर एटम की बात करूं तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स में भी सेम सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। फाइनली एक्सपेरिमेंट करने पर जे थॉमसन ने यह भी कंक्लूड करा था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब अगर यहां पर नेगेटिव पार्टिकल्स हैं और एज अ होल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे। और फाइनली जे थॉमसन ने बोला था कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण एटम पर नेट चार्ज जीरो होता है, या मैं कह दूं ये एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। वहीं फिर उनके दिमाग में आया कि न्यूट्रल तो है, लेकिन हाउ दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर अरेंज्ड इन एन एटम। और इस गुत्थी को सुलझाते हुए, इस पजल को सुलझाते हुए उन्होंने अपनी थ्योरी दी, जिसको हम नाम देते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल ही प्रपोज दैट जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्फीयर की फॉर्म में होता है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैट पॉजिटिव स्फीयर। तो बेसिकली एक कैटायनिक गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड हैं। तो उनकी जो थ्योरी थी उसको हम समराइज कर सकते हैं। ही प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली। और इसी थॉमसन के मॉडल को जब हम इसकी खूबी देखें तो उसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसी को थॉमसन के जो मॉडल ऑफ एटम है इसकी एनालॉजी अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ उन्होंने दी, एंड अकॉर्डिंग टू विच दिस मॉडल इज नेम्ड एज वाटरमेलन मॉडल एज वेल एज प्लम पुडिंग मॉडल। एनालॉजी कैसे सेम है इनसे? ये जो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है वो यहाँ इस रेड पार्ट को, या ये जो वाटरमेलन है इसके पूरे पार्ट को दिखा रहा है, in which these seeds are embedded like electrons are embedded in this positive sphere. And same is with this plum pudding,
in which these resins are embedded in whole structure. तो इस मॉडल को, थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सर, क्या ये मॉडल लंबे समय तक चला? जी नहीं, ये मॉडल लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं चल पाया था। कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे जिनकी जो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन्स थी वो थॉमसन के मॉडल को सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी। सर, मेरे दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट आ रहा है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके रिजल्ट्स और कंक्लूजन ने थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया था, और ये एक्सपेरिमेंट करा था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। मूव ऑन टू कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले अपन यहां पर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहां पर अपन लेते हैं लेड बॉक्स। लेड बॉक्स में अपन यहां पे यूज करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्यों यूज करा गया? क्योंकि अपन को क्या चाहिए? अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल ऑब्टेन कहां से होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ऑब्टेन होता है। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं सर, तो अल्फा पार्टिकल डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है। इसका मतलब यह है कि हीलियम एटम पर +2 चार्ज है। यहां पर जो नेक्स्ट अपन ने कंस्ट्रक्शन में लिया है वो लिया है स्लिट, गोल्ड फॉइल, एंड ये आपको जो नजर आ रहा है यह है मेटल डिटेक्टर। अगर मैं यहां पर इसकी वर्किंग की बात करूं तो होता क्या है, लेड बॉक्स में अपन लेते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी ऐसा लेते हैं जो रिच हो अल्फा पार्टिकल में। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा। ये पार्टिकल्स जब स्लिट से पास होंगे तो अपन को अल्फा पार्टिकल्स की एक थिन बीम ऑब्टेन होगी, जो किस पे बॉम्बार्ड होगी? गोल्ड फॉइल पे जाके बॉम्बार्ड होगी। और जैसे ही ये रेज गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड होगी, अपन को यहां पर रेज स्कैटर होती हुई नजर आएगी, और ये जो स्कैटर्ड रेज है ये मेटल डिटेक्टर को हिट करेंगी। जैसे ही ये मेटल डिटेक्टर को हिट करेंगी, अपन को यहां पर फ्लैश ऑफ लाइट ऑब्जर्व होगा। यहां पर बच्चों को अक्सर क्वेरीज होती है कि व्हाई डू वी यूज दिस लेड बॉक्स एंड पर्टिकुलरली दिस गोल्ड फॉइल ओनली। सर, हम क्यों किसी और एलिमेंट की फॉइल यहां पर यूज नहीं कर पा रहे हैं? सर, अगर मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दूं, अपन ने लेड बॉक्स क्यों लिया है? सर, यहां पर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चारों तरफ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है, और अपन को यहां पर थिन बीम चाहिए अल्फा पार्टिकल की। साथ ही साथ अल्फा पार्टिकल्स कैन बी हार्मफुल आल्सो। एग्जैक्टली सर, राइट सर। और अगर मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर करूं तो मैंने यहां पर गोल्ड एलिमेंट ही क्यों लिया है? गोल्ड की दो स्पेशल प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब ये होता है कि इसको अपन थिन फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी यूजफुल प्रॉपर्टी होती है, गोल्ड हैवी होता है। अगर मैं यहां पर लाइट एलिमेंट ले लेता तो होता क्या, ये जो रेज हैं ये डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाती। तो हैवी लेने का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं करेंगी। बच्चे कई बार इसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना हम इसको एक बार बच्चों को दिखा दें जिससे वो उसकी ऑब्जर्वेशंस को ढंग से देख पाए। एग्जैक्टली। तो अपन यहां पर इसको देख सकते हैं, वर्किंग आपको नजर आ रही होगी। ये लेड बॉक्स है। जिस स्लिट की मैं बात कर रहा था वो येरी स्लिट, और आप देखिए स्लिट से जैसे ही अल्फा रेज पास हो रही हैं तो एक थिन लाइन अपन को नजर आ रही है, थिन बीम नजर आ रही है, और ये थिन बीम गोल्ड फॉइल पे हिट कर रही हैं, बम्बार्ड हो रही हैं, और ये बम्बार्डेड रेज जो है स्कैटर होकर इस मेटल डिटेक्टर पर हिट कर रही हैं। हिट करने पर आप देखिए यहां पर आपको फ्लैश ऑफ लाइट ऑब्टेन हो रहा होगा। फ्लैश ऑफ लाइट अपन यहां पर आसानी से देख पा रहे हैं। मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट ही आ रहे हैं। एग्जैक्टली सर। यहां पर आप देखिए जो अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज है वो गोल्ड फॉइल से हिट करने के बाद अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही है। तो सर मुझे एक बात बताइए, मैक्सिमम रेज अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही हैं, क्या ये ऑब्जर्वेशन थॉमसन के मॉडल को जस्टिफाई कर सकता है? हम सोचें कि हम थॉमसन के मॉडल को लेकर यहां चले तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो यहां एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करेंगे जो खुद भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के कारण मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स फिर से रिबाउंड हो जाने चाहिए थे, रिपेल हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स थॉमसन्स मॉडल वाज नॉट जस्टिफाइड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली सर। अब यहां पर अपन ये भी देख सकते हैं
कि मैक्सिमम जो रेज है वो तो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई, तो अपन क्यों ना इसके ऑब्जर्वेशन देख लें और इससे अपन क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, मैक्सिमम पार्टिकल्स जो थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन, सीधे निकल गए हैं 99% पार्टिकल। तो इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, उसका जो कंक्लूजन था वो था कि देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। एटम का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो खाली है, तभी अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए। दूसरा जो इसका ऑब्जर्वेशन था, विच वॉज अ फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। बहुत छोटे छोटे एंगल से देखिए डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, डिफ्लेक्ट क्यों होंगे पार्टिकल, क्योंकि जो पार्टिकल अटैक कर रहा था, बम्बार्ड कर रहा था, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट तभी होगा जब उसके सामने भी कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज हो। तो जो कंक्लूजन आता है दूसरा, इट वॉज कंक्लूडेड द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल इन द एटम। अब ये जो जगह जहां पॉजिटिवली चार्ज कंसेंट्रेटेड है, इट वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज्ड heavy mass which occupies only a small volume in an atom is called nucleus. It is supposed to be present at the center of atom, क्योंकि सेंटर पॉइंट से ही डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, वो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, a very few particles didn't pass through the foil at all but suffered large deflections more than 90 degree or even came back in the direction from which they have come, a deflection of 180 डिग्री। आप देखिए, अल्फा पार्टिकल गए मैक्सिमम स्ट्रेट, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, 20,000 में से एक पार्टिकल लौट के आ गया। इट मींस यहां कोई बहुत छोटी सी जगह रही होगी जो पॉजिटिवली चार्ज रही होगी। इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, दिस इंडिकेट्स दैट द न्यूक्लियस इज रिजिड एंड अल्फा पार्टिकल्स रिकॉइल ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद द हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। रिजिड क्यों, रिजिड रहा होगा तभी टकरा के आया होगा, अल्फा पार्टिकल्स इसी कारण रिपेल हुए होंगे। अब यहां पर जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दिए, उनके बिहाफ पर इन्होंने अपना मॉडल सजेस्ट करा जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। अब न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या प्रपोज करा था, क्या बोला था, एक बार देख लेते हैं। According to this model, an atom consists of a heavy positively charged nucleus where all the protons and neutrons are present. Protons and neutrons are collectively referred to as nucleons. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और नेक्स्ट जो रदरफोर्ड ने बात बोली थी अपने मॉडल में, वो बोली थी ऑलमोस्ट whole of the mass of the atom is contributed by these nucleons। तो अगर मैं यहां पर न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल का थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं रदरफोर्ड ने यह बोला था कि जो चार्ज और मास है एटम का वो कंसंट्रेटेड है सेंटर में और उसे ही बोला जाता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल and is only a minute fraction of the total volume of the atom। वो हमें यहां से देखने पे भी पता चल रहा है सर। देखिए, मैक्सिमम हिस्सा जो है इसका खाली है और न्यूक्लियस बहुत छोटे से वॉल्यूम के अंदर है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूरी पे जाके रिवॉल्व कर रहे हैं। और सर ये जो आपने बात बोली है इसको एक्सपेरिमेंटली भी एक डेटा ऑब्टेन हुआ था वेयर Va इज वॉल्यूम ऑफ एटम, Vn इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और रिलेशन जो निकल कर आया था वो निकल कर आया था वॉल्यूम ऑफ होल एटम इज इक्वल्स टू 10 to the power 15 times the volume of nucleus। The radius of a nucleus is proportional to the cube root of the number of nucleons within it। रदरफोर्ड ने इसके लिए सर कई डिफरेंट न्यूक्लियस लिए और उनके साथ एक्सपेरिमेंट किए और उनके मास नंबर के साथ कोई रिलेशन ऑब्जर्व किया था। तो तभी उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये स्टेटमेंट रदरफोर्ड ने बोला और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल कर आया उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वो निकल कर आया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3 वेयर a इज मास नंबर।
अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को अपन यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं आर नॉट से। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। आर नॉट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13। ए क्या है, मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे अपन न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फाइनली लिखूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 टाइम्स a टू द पावर 1/3। और ये रिलेशन आपको बाय हार्ट याद रखना पड़ेगा, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल का। नेक्स्ट पॉइंट सेज देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which electrons revolve around the nucleus in closed orbits with the high speeds। ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड कैसे हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग काउंटर बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब भी सर्कुलर मोशन होगी बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होगा। एंड दिस मॉडल इज एनालॉगस टू आवर प्लैनेटरी मॉडल, जिसमें सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जैसे घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सेम उसी मैनर में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। सो दिस मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम, द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटिंग द सन एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एज प्लैनेट्स। ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर मैं बच्चों को ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो किस तरीके से? सर याद करिए मैक्सवेल की थ्योरी। ओ यस, मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि कोई भी एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जब वो घूमेगा, एक्सिलरेट करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा। एग्जैक्टली सर। अब अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, राइट। अब ये रिवॉल्व कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बिल्कुल सर। तो अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो मैं कह सकता हूं ये थोड़ी देर में स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए न्यूक्लियस से हिट कर जाएगा। ओ, ये तो फिर एटॉमिक मॉडल जो है अनस्टेबल हो गया। एग्जैक्टली सर। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का भी ड्रॉबैक था। Yes sir. So let's see the drawback of Rutherford's model. तो देखिए, यही तो आप अभी बता रहे थे सर। एग्जैक्टली सर। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक टाइम पे न्यूक्लियस को हिट करेगा। सो दिस ड्रॉबैक सेज an electron lose its energy continuously in the form of electromagnetic radiations according to Maxwell. As a result, the electron should lose energy at every turn and move closer and closer to the nucleus following a spiral path. The ultimate result will be that it will fall into the nucleus, thereby making the atom unstable. So question says, calculate the radius of nucleus of an atom that has 216 nucleons in it. ध्यान दीजिएगा, हमसे यहाँ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछी है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए भी रदरफोर्ड मॉडल से अपने पास एक फॉर्मूला आया था दैट सेज R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। देखिए, जो न्यूक्लियंस है दैट इज नथिंग बट इट इज मास नंबर, और जो मास नंबर है वो 216 है। डेटा भी बड़ा आसान है, आर नॉट की वैल्यू रखेंगे दैट इज 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर में होता है ये, और ए की वैल्यू 216, और याद करें 216 का जो क्यूबिक रूट है वो 6 आता है। तो इसको हम सॉल्व करें तो दिस इज 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 इंटू 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास आया 7.98 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। इसको मीटर में हम लिखना चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप 100 से और डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7.98 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। चाहे तो हम इसको FM भी लिख सकते हैं, फेम्टोमीटर, दैट इज 7.98 FM और अराउंड 8 FM। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। तो ये मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया है, आप चाहें तो आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ये r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 फॉर्मूला यूज करें और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज prove that the density of nucleus is independent of the element which we are taking। अब अपन को यहां पर यह प्रूव करना है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि अपन ने एलिमेंट कौन सा सेलेक्ट करा है। अब अगर अपन डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो अपन जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अपन कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास किसका रखेंगे? अगर अपन डेंसिटी निकाल रहे हैं न्यूक्लियस की तो मास भी रखेंगे न्यूक्लियस का, वॉल्यूम भी रखेंगे न्यूक्लियस का। और अपन जानते हैं न्यूक्लियस का मास किसके कारण होता है? न्यूक्लियॉन्स के कारण होता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, जिसे अपन मास नंबर भी बोलते हैं। मास नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। अब अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की तो अपन जानते हैं न्यूक्लियस का शेप कैसा है? स्फेयर जैसा है और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम अपन बोल सकते हैं ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और याद करिए अपन ने न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला पढ़ा था, उसी को यहां पर अपन अप्लाई करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपन ने देखा था किसके बराबर होता है? आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए टू दी पावर 1/3 होल की पावर 3। आर को मैंने क्या लिख दिया? आर नॉट ए टू दी पावर 1/3। ये क्यूब था तो यहां पर क्यूब रख दिया। अब आप देखिए इसको मैं बोल सकता हूं ए की पावर 1/3 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं डी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट की पावर 3 टाइम्स ए। अब आप देखिए ये ए से ए तो कैंसिल आउट हो गया। अब अपन जानते हैं 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर नॉट की भी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13। तो मैं कह सकता हूं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अ कांस्टेंट। तो अपन यहां लिख सकते हैं इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इससे तो ये क्लियर हो गया सर कि हम कोई सा भी एलिमेंट लें उसकी जो डेंसिटी है दैट हैज टू बी सेम। एग्जैक्टली सर। सर यहां पर अगर अपन एक एग्जाम्पल भी ले लें, मान लीजिए अपन बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की, सोडियम एटम की, मैग्नीशियम एटम की, या भले कोई से भी एटम की। इन सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं इनमें जो न्यूक्लियस होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी और इंडिपेंडेंट होगी कि अपन ने एलिमेंट कौन सा सेलेक्ट करा है।